हेलो बच्चा लोग, केमिकल काइनेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और किसी अभिक्रिया की कोटि, दर स्थिरांक और दर निर्धारित करने की पहली विधि ग्राफिकल मेथड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस मेथड को आज हम डिटेल से समझते हैं। यह मेथड वैसे तो आसान मेथड है। ग्राफ खींचने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है और ग्राफ खींचना है, और ग्राफ को देख करके हम पता करेंगे कि इस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि इस मेथड की सबसे प्रमुख और मेन जो लिमिट है, इसका जो कमी है वो है यह विधि सिर्फ एक आणविक अभिक्रिया के लिए ही लागू होता है। इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अर्थात ऐसे अभिक्रिया जिसमें सिर्फ एक ही अभिकारक हो, जैसे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन हो रहा है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, या कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, या HI का विघटन हो रहा है और आयोडीन और हाइड्रोजन नोड टूट रहे हैं, से प्रोडक्ट बन रहा है। या दो अभिकारक हो भी सकता है, परंतु दूसरा अभिकारक स्यूडो होना चाहिए, मतलब उसकी सांद्रता पर रेट डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक हैं, तो उसमें से एक अभिकारक स्यूडो यदि होता है, छद्म अणु, अर्थात जिसकी सांद्रण परिवर्तन पर रेट डिपेंड ना करे, सांद्रता बी की सांद्रता बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट पर कोई असर नहीं होता है, तब भी हम इसको कहेंगे एक आणविक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक ही अणु पर दर निर्भर कर रहा है। तो ये भी एक आणविक अभिक्रिया है, यह भी एक आणविक अभिक्रिया है, बशर्ते उसमें दूसरा अभिकारक जो है वो छद्म अणु की तरह बिहेव करना चाहिए। तो चलिए एक आणविक अभिक्रिया के लिए दर निर्धारित करने की ग्राफी विधि को हम अब डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना कोई एक आणविक अभिक्रिया ये वाला है, इसको हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे एक आणविक अभिक्रिया है, तो इसके लिए हम रेट लॉ से रेट कैसे लिखेंगे, dA बटे dt, एक घात ऋण चिन्ह लगा सकते हैं। अब यहां इसी P को हमें ज्ञात करना है, उसके बाद इसका कांस्टेंट K निकालेंगे। स्थिरांक दर स्थिरांक निकालेंगे, फिर हमको दर भी मिल जाता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई एक आणविक अभिक्रिया है। इसके लिए हम अब एक टेबल बनाते हैं, चूंकि ग्राफी विधि से हमको ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के विरुद्ध में, रेट और कंसंट्रेशन, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे, और उस ग्राफ के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि इसके ऑर्डर क्या होना चाहिए। सारणी कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। पहले कॉलम हम ले लेते हैं समय, मिनट में ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं अभिकारक A की सांद्रता, मोल पर लीटर। तीसरे कॉलम हम लेते हैं रेट, dA बटे dt, और दो कॉलम हम यहाँ भी खींच करके छोड़ दिए रहेंगे। क्या यूज है इसको आपको पता चल जाएगा।
10-10 मिनट का समय अंतराल ले लेते हैं। हम एवरेज रेट निकाल लेते हैं। चलिए इसको 10-10 मिनट का लेंगे तो इसको डेल्टा कर लेते हैं। एवरेज रेट निकाल लेते हैं। इसको भी ये भी हमारा, इसको भी हम डेल्टा कर देते हैं। डेल्टा ए एवरेज रेट की परिभाषा से। अब देखिए, माना हम शुरू में अभिकारक ए की सांद्रता ए शून्य ले लिए हैं और टाइम जब 0 मिनट है शुरुआत में, 10-10 मिनट का अंतराल ले लेते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, 60 मिनट। तो शुरुआत में सांद्रता जो है सबसे ज़्यादा है, 10 मिनट बाद सांद्रता कम हो जाएगी और 10 मिनट बाद और घटते घटते जाएगी। इधर लिख रहे हैं कम होती जा रही है सांद्रता, लेकिन हम चूंकि हम एक जनरलाइज तरीके से बता रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं ले रहे हैं, किसी एक रिएक्शन की नहीं, कोई भी रिएक्शन को हम इस विधि का कैसे प्रयोग करके उसके ऑर्डर निकालेंगे उसके लिए हम देख रहे हैं। तो हम कुछ भी ऐसे मान ले रहे हैं, माना है यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगा, मैथमेटिकल अंक रहेगा, कुछ संख्या रहेंगे। 20 मिनट बाद ए 20, 30 मिनट बाद सांद्रता ए 30 बची, 40 मिनट बाद ए 40, ए 50 और ए 60। अब हम निकालेंगे रेट, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में रेट कैसे मिल रहा है हमको। पहले 10 मिनट में सांद्रता कितना घटा बटे 10 करेंगे, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 10 ऋण 0 10 मिनट, और डेल्टा ए का मतलब क्या है, बाद की सांद्रता ऋण पहले की सांद्रता। डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 10वें मिनट में सांद्रता ऋण 0 मिनट की सांद्रता, मतलब शुरुआती सांद्रता, ऐसा। तो चूंकि देखिए सब शुरू में सबसे ज्यादा सांद्रता है, 10 मिनट बाद उसकी सांद्रता कम हो गई, हर 10वें मिनट बाद सांद्रता घट रहा है, तो बाद की सांद्रता ऋण पहले की सांद्रता करेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगी। हाँ, ये 10 छोटा है, छोटा ऋण बड़ा, तो ये ऋण वैल्यू आएगा। तो इसी को ऋण को धन करने के लिए हम एडिशनली एक ऋण लगा देते हैं। यहाँ पर ऋण लगा देंगे, T10 माइनस T0। ये जो 10 रखा है हर 10 मिनट में ले रहे हैं। तो अब देखिए ये ऊपर वाला वैल्यू जो आएगा कोष्टक के भीतर ऋणात्मक आएगा, ये कम में से ज्यादा घटाएंगे, फिर कम में से ज्यादा, फिर कम में से ज्यादा, फिर कम में से ज्यादा, तो वो ऋण रहेगा। लेकिन बाहर में ऋण चिन्ह लगा देंगे तो वो धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब इसको हम चाहें उलट के लिख दो तो बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा बटे 10 हो गया। इसको हम लिख देंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इसका अगले में क्या आ जाएगा, ए 20 ऋण ए 10, ए 20 ऋण ए 10, ए 40 ऋण ए 30, इन दोनों के बीच में 50 ऋण ए 40, और इन दोनों के बीच के लिए रेट निकालेंगे तो ए 60 ऋण ए 50। अब इसको चाहेंगे तो सिंपल करने के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण का गुणा करेंगे तो ए 0 ऋण ए 10 बटे 10, ऐसे भी आ जाएगा। मैथमेटिक्स के आधार पर ऋण का गुणा कर दिए तो शुरू ऋण बाद, शुरू ऋण बाद, शुरू ऋण बाद, ऐसे हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा धनात्मक हमको करना है। तो मान लेते हैं पहले 10 मिनट का रेट A10 माइनस A0 के हमको मान लो मिल गया
इन दोनों के अंतराल का रेट हम ले लेते हैं, मान लो R1। रेट का R1 ले लेते हैं कुछ वैल्यू। इन दोनों के बीच इस 10 मिनट में रेट हमको मालूम मिलता है R2, R3। 30 और 40 मिनट के बीच का रेट R4। 40 से 50 मिनट R5। और 50 से 60 मिनट के 10 मिनट में जो रेट निकल के आ रहा है मान लीजिए वह 6 है। इस तरीके से एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। पहले समय, सांद्रता और प्रति 10 मिनट में उसका रेट निकालेंगे। और ये रेट, अब हम क्या करेंगे, दर और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये हमारा दर हो जाएगा, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। वाई एक्सिस पर हम रेट ले लेंगे और एक्स एक्सिस पर सांद्रता पे ले लेंगे ई। दर और सांद्रता, ये शून्य है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से ये रहेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे R1, R2, R3, R4, R5। यहाँ पर हम लेते हैं A5। 5 बिंदु मिल गए। ग्राफ के लिए वैसे 3-4 बिंदु में पर्याप्त है, 5 बिंदु मिल गए। तो इन दोनों के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो कैसे ग्राफ आ सकता है। देखिए, यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें और हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाता है डॉट, मतलब सांद्रता के समांतर पैरेलल एक सीधी रेखा मिलता है। मान लीजिए हमको इस तरह से एक सीधी रेखा मिलता है। हमने दर और सांद्रता के बीच ग्राफ प्लॉट किया, हमको ग्राफ ऐसे मिल गया। इसका मतलब ये ग्राफ हमको क्या सिखाता है, इस ग्राफ को देखकर हमें क्या समझ में आता है। देखिए, सांद्रता तो क्रमशः घट रहा है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर हमारे लिए घटते जा रहा है। यहाँ से सांद्रता यहाँ कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, कम होते जा रहा है। तो देखिए, रेट कांस्टेंट है। बाएं से दाएं चलने पर समय जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, हर 10 मिनट बाद रेट कैसा है, कांस्टेंट है। सांद्रता हमारा घट रहा है, लेकिन रेट पे कोई असर नहीं आ रहा है। तो जब सांद्रता में परिवर्तन होता रहेगा लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट स्थिर बना रहे, तो उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अर्थात अभिकारक की सांद्रता पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम जान चुके हैं अभिकारक की सांद्रता पर रेट डिपेंड ना करे तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इस ग्राफ को देख करके हमें समझना है कि ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इस सूत्र से भी जरा हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर कि ऑर्डर पी, मान लें कि ऑर्डर पी। तो यह रेट कांस्टेंट कैसे में आएगा मैथमेटिकली, इस यह रेट का मान क्या आना चाहिए, के माने कांस्टेंट, स्थिरांक। तो इसका मान सिर्फ क्या आना चाहिए, अर्थात ये पूरा वैल्यू को 1 हो जाना चाहिए। 1 घात p को 1 होना चाहिए। तो 1 घात p 1 कब होगा, यदि p के जगह में 0 रख दिया जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होने पर वह 1 बन जाता है। तो यदि हम a की घात में 0 लिख दें तब हमको यह जो रेट है वो हमको k
कांस्टेंट मिल जाता है। और यही ग्राफ हमको दिखा रहा है, ये मैथमेटिकली हम समझ रहे हैं, लेकिन ग्राफ में ऐसा बनेगा। यहाँ पर शून्य रख दिए तो P कितना आ गया, अभिक्रिया की कोटि P बराबर 0। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस तरह से ग्राफ आपको मिला, आपका टास्क कंप्लीट, खुश हो जाइए। आपका जो दिया गया क्वेश्चन है 0 ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, आपका काम हो गया। लेकिन परंतु किंतु अगर ऐसा ग्राफ नहीं आता है और दर और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो इसके बदले में मान लो ऐसा ग्राफ मिला, अर्थात एक सीधी रेखा, 5 डॉट हमको इस तरह से मिलता है। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझना चाहिए, यह ग्राफ हमें क्या दिखाता है। होकर जाने वाली सरल रेखा जब कभी भी आपको मिलता है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर रखी हुई वैल्यू, वाई एक्सिस पर रखी हुई वैल्यू दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। मतलब इसमें 5 का डिफरेंस इसमें आया, 5 का डिफरेंस इसमें आया, फिर यहाँ पर, फिर 5 का यहाँ पर, फिर 5 का यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा समानुपातिक संबंध दिखाता है। ये 1 2 3 4 लिखे हैं, जो हमारा ये वाला ऑर्डर है ना, ये 0 ये 10 है, एक्चुअल में 30 40 और 50 करते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ हमको दिखा रहा है वो हमको समानुपातिक संबंध को बताता है। जैसे जैसे हमको एक्स एक्सिस का मान बढ़ रहे हैं, उसी रेशियो में ग्राफ हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा संबंध मिलने से वो हमारा कहलाता है समानुपातिक। किसके, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि रेट समानुपाती है सांद्रता के घात 1 के। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सांद्रता और दर के विरुद्ध हमें ग्राफ खींचे हैं, जिसमें सांद्रता का जो मान है, इसमें हम इस P में क्या रखा हुआ देख रहे हैं, जो भी वैल्यू है A, तो इसके P की जगह में 1 लिखा हुआ यहाँ पर हमको देख रहे हैं। यहाँ पर भी हम चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, 1 की घात में कितना है, 1 है। आगे हम इसी को देखने वाले हैं। अभिक्रिया की कोटि 2 होने से यहाँ पर इसकी घात 2 के साथ में ग्राफ खींचेंगे। 3 के लिए चेक करेंगे तो 3, 1.5 के लिए चेक करेंगे 1.5, 2.5 के लिए चेक करेंगे 2.5। इस तरह से यहाँ पर हम लिखा हुआ पाएंगे। इस ग्राफ से हमको रीड करना है, ग्राफ से समझना है। तो यदि दर और सांद्रता के बीच 45 अंश का कोण बनाता हुआ है, तो वो हमारा इकाई सांद्रता है, P बराबर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। इसको मैं एक मैथमेटिक्स से थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आप मिटा देते हैं। ये देखिए, मैथमेटिक्स में सरल रेखा का समीकरण जब कभी हमको मिलती है, होता है y बराबर mx प्लस c। ये होता है सरल रेखा का समीकरण, जिसमें c अगर शून्य हो जाए। यह सरल रेखा का समीकरण इस तरह से कहीं मिलता है, एक y एक्सिस पे c छोड़ करके, c स्पेस छोड़ करके अंतःखंड इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ से सरल रेखा कुछ इस तरह से बनता है, इस वाले सूत्र में। तो यदि यह c शून्य हो जाए, c की वैल्यू अगर शून्य हो जाता है, तो ये 0 हो गया। ये जो हाइट आ रहा था वो 0 हो गया। तो सरल रेखा यहाँ से मिलता है। तो वही यहाँ भी हम इसको देखें, ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं। यदि इसको हम थोड़ा सा समानुपातिक चिन्ह हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा रेट। इसको हम रेट लिख देते हैं बराबर K
तो इसको हम लिख देंगे y बराबर mx। इस तरह से इसको देखिए, y एक्सिस पर हम दर लिए हैं, हाँ लिए हैं, x एक्सिस पर हम सांद्रता लिए हैं तो लिए हैं, ये दोनों एक्सिस दिखा रहा है। और यह जो m होता है ये इस रेखा का ढाल होता है, स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप m। तो यहां पर हमारा इस सूत्र में जो m है स्लोप, वो हमारा ये k होगा, k का मान हमको मिलेगा, यही जो स्लोप है, यही जो स्लोप हमको मिलेगा वही हमारा k होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया शून्य से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा हमको मिल रहा है। कब? जब दर और सांद्रता की घात 1 में हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो इसमें घात 1 होता हुआ हम पा रहे हैं, यह ग्राफ हमको यही दिखा रहा है, इसलिए ऑर्डर जो है इसका हमको 1 समझा जाना चाहिए, समझा जाता है और ऑर्डर 1 हमको मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा ऑर्डर 1। अब माना ये दोनों प्रकार का ग्राफ हमको नहीं मिला, भाई हम लैब में हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप अलग अलग रेट, अलग अलग रिएक्शन आपको दे करके रेट डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। तो किसी को दिया हुआ इक्वेशन इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ तो 0 ऑर्डर का था, उसका काम खत्म हो गया, खुश हो गया। किसी और का के लिए ग्राफ इस तरह से मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन दर और सांद्रता की घात 1 के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो ये दोनों न आकर के, मान लीजिए किसी की ग्राफ इस तरह से ऊपर आता जाता हुआ आया, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो हो गया था p बराबर 1 हमको मिल गया था, और 1 से ऊपर है ग्राफ, इस 1 वाली रेखा से ऊपर आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो ये जो p आएगा हमारे यहाँ पर, जो p रहेगा यह ग्रेटर देन 1 आएगा। आपका काम अभी बचा नहीं है, आपको आगे काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा 1 से ज्यादा के लिए 1.5 है कि 2 है कि 3 है। और यदि किसी के में ग्राफ ऐसा आ जाता है, इस तरह से नीचे झुका हुआ, इस तरह से नीचे झुकता हुआ, एक वाली लाइन से नीचे, ठीक है, एक वाली लाइन से नीचे हमको मिलेगा, तो हम उसको क्या समझेंगे? ऐसा सीधी रेखा तो नहीं है, इसलिए वो 0 से ज्यादा है, एकदम सीधा ऐसा पैरेलल लाइन आने से वो ऑर्डर 0 है, ऐसा पैरेलल लाइन नहीं है, ऐसा इस तरह से बढ़ती हुई ऐसा झुक रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इस p का मान 0 से तो ज्यादा है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, ये 1 से कम है। तो हमें 1 से ज्यादा के लिए भी चेक करना पड़ेगा और 1 से कम के लिए, अर्थात 0 से ज्यादा और 1 के बीच के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों की चेक करने के लिए, किसी के में ये ग्राफ आया होता, किसी के में ये वाला ग्राफ आएगा, तो उसको दूसरा चेक करना पड़ेगा, दूसरी ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसी के में यदि इस तरह से ग्राफ आता है ऊपर की ओर, तो उसको भी एक और ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम लिख देते हैं केस 1, इसको लिख देते हैं केस 2। देखिए इसको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। देखिए अगर हम 1 से ज्यादा 2 के लिए चेक करते हैं, हम 2 चेक करेंगे। जनरली ग्राफ विधि से हमको क्या मिलेगा? या तो घात 1/2 वाला निकालेंगे, या 0 निकालेंगे, या 1 निकालेंगे, या 2 निकालेंगे। ग्राफ विधि से यही आसान है। अब देखिए हम 1 से ज्यादा 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए चेक करेंगे मतलब हमको सांद्रता की घात 2 की जरूरत पड़ेगी, सांद्रता की घात 2, क्योंकि सांद्रता की घात 2 और दर में संबंध हम देखना चाहेंगे, उनका ग्राफ खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो सांद्रता ए में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर कुछ न कुछ नंबर रहेगा ना, भाई सांद्रता इतना मोल प्रति लीटर, फिर घटते घटते जाएगा, कुछ संख्याएं हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर मोल पर लीटर, ये बन जाएगा हमारा
A10 का स्क्वायर, A20 का स्क्वायर, ऐसे A60 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों के विरुद्ध ग्राफ खींचते हैं। सर अब हम इसके इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं। दर और सांद्रता की घात 2 केस 1 जब P इज ग्रेटर देन 1। तो अब ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से, इधर सांद्रता की घात 2, इधर लिख देंगे हमारा रेट। ठीक, अब इसमें ग्राफ खींचते हैं तो मान लीजिए हमको ऐसा मिल जाता है। तो ये फिर हमको क्या बताता है, हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ग्राफ ऐसा देखेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस पर लिया हुआ मान वाई एक्सिस के समानुपाती है। ये हमको ये ग्राफ क्या रीड कराता है, तो ये ग्राफ हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। दर सांद्रता की घात 2 के समानुपाती है, अर्थात इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा ए बटे डेल्टा टी समानुपाती ए टू द पावर 2। अर्थात P की जगह में हमको क्या लिखा हुआ हम पा रहे हैं, ग्राफ हमको बताता है कि P के जगह में कितना मिल रहा है, यहाँ पर 2। अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि दर और सांद्रता की घात 2 के बीच ऐसा ग्राफ मिलता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। और अगर केस 2 जांच करना चाहते हैं तो जिसके में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रहेगा, ये उसको आंसर का ग्राफ इस तरह से उसको मिलेगा। अब हम देखना चाहते हैं कि 0 और 1 के बीच में है, उसके लिए हम 1/2 होने की संभावना को चेक कर रहे हैं, ऑर्डर हाफ होने की संभावना को चेक कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी सांद्रता दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालेंगे। ए का घात 1/2 हम चाहते हैं, तो ए का घात 1/2 का मतलब होता है √A मोल पर लीटर। तो यहाँ पर जो भी संख्या मान रहेगा उसका वर्गमूल करके यहाँ पर एक कॉलम और बना रखे हैं, उसमें लिखेंगे। तो √A10 ये इस तरीके से इसका वर्गमूल निकाल देंगे। अब हम फिर क्या करेंगे, रेट और A की घात 1/2 अर्थात वर्गमूल वाला जो ये वैल्यू मिलेगा, इन दोनों के बीच में फिर इस ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर यहाँ तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब आपका घात 1/2 हो सकता है, कोटि 1/2 हो सकता है, ये सब प्रकार की संभावनाओं को हम लोग सीख रहे हैं। तो हम ग्राफ खींचेंगे किसके किसके मध्य, देखिए इसके और इसके घात 1/2 के मध्य। ये हो गया हमारा रेट, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, और इधर 1 का घात 1/2। √A का मतलब क्या होता है, घात 1/2। अब हमको मान लीजिए ग्राफ ऐसा मिल जाता है, तो जिन दोनों के बीच ग्राफ खींचे हैं वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। सरल रेखा का समीकरण सब में प्राप्त हो रहा है, y = mx, y = mx। तो यहाँ पर जो लिखेंगे बराबर लिखे k, 1 का घात 2 रहेगा, तो यहाँ जो k होगा ये उसका स्लोप ही k होगा, स्लोप जो है वो k मिलेगा। इसी तरह से इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट समानुपाती 1 का घात 1/2। सांद्रता के जितने घात में लिखे हुए संख्या
इस सांद्रता और दर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमको ऐसा ही सरल रेखा मिलना चाहिए, शून्य से होकर गुजरता हो। तो हम इसको कहेंगे कि तो ये P बराबर हमको क्या मिल जाता है, 1/2। और ये जो K हो जाएगी स्लोप इसका K। एक बार हम लास्ट में आपको समराइज करा देते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ग्राफ ये वाला मिलेगा। ये हमारा केस 2 के लिए था, ये हमारा केस 2 क्या इसके लिए निकाले हैं। तो देखिए लास्ट में हम एक बार आपको सारे ग्राफ का एक सारांश बता देते हैं, समराइज करा देते हैं। यदि रेट और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं, सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं, हमको ग्राफ ऐसा मिलता है, तो इसका मतलब होता है ऑर्डर शून्य है। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए ये हो जाता है, क्योंकि सांद्रता के परिवर्तन से दर नहीं बदल रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि दर और सांद्रता का घात 1 है या सांद्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं और ऐसा मिलता है, तो ऑर्डर आपको कितना कहलाएगा, 1। यदि हम दर और सांद्रता की घात 2 के मध्य ग्राफ खींचते हैं, हमको ग्राफ सरल रेखा ऐसा मिलता है, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और अगर रेट और वर्गमूल ए सांद्रता के अंडर रूट और रेट के बीच ग्राफ खींचते हैं और इस तरह से मूल बिंदु से होकर के जाता हुआ सरल रेखा मिलता है, तो P बराबर हमारा कहलाएगा 1/2। तो ऐसा हो सकता है किसी का 3/2 भी हो, किसी का 2.5 हो, तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू को बनाना पड़ेगा हमको। सांद्रता का जो भी संख्या रहेगा उसका घात 3/2 बनाना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका घात 2.5 है तो उसको उस फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ेगा। रेट की वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जीरो ऑर्डर वाले रिएक्शन को छोड़ करके हमेशा आपको शून्य से होकर गुजरने वाली सरल रेखा मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर सांद्रता के घात 1 रहेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए यही ग्राफ मिलेगा तो सांद्रता के घात 2 के साथ वो प्लॉट किया हुआ रहेगा, और यहाँ पर हाफ ऑर्डर के लिए भी देखेंगे तो वो शून्य से होकर गुजरने वाली एक ऐसे सरल रेखा मिलेगा जिसका 1/2 और दर के बीच में खींचा हुआ ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, आसान मेथड है, बस ग्राफ को देख करके रीड करना है। यही इसी संबंध में आपको सभी को कंपेयर करके देखना है। यहाँ पर घात 2 रखेंगे और ऐसा मिलता है तो ये हमारा यहाँ पर घात 2 रखा हुआ पाएंगे, समानुपातिक चिन्ह है भाई, दर a की घात 1 के समानुपाती है, तो ये वाला है। दर a की घात 2 के बीच में यदि ग्राफ खींचे हैं और उसके साथ समानुपातिक ग्राफ दिख रहा है तो उसका ऑर्डर जो हमारे यहाँ पर 2 रहेगा। इस P में हमको क्या रखा हुआ समझना है ग्राफ को देख करके, है कि नहीं। तो यदि हम a की घात 1/2 दर और a की घात 1/2 के बीच में हमको ये ग्राफ मिलता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर P की जगह में हमको जो भी संख्या लिखा हुआ रखते हैं और रेट के साथ उसका ग्राफ खींचते हैं तो समानुपातिक आता है, मतलब सरल रेखा मिलता है। तो a की घात में जो भी लिखे हुए रहोगे वही ऑर्डर का वह अभिक्रिया है। अब हम रेट जान लेंगे, ग्राफ से हम रेट निकाल लेंगे तो उसके बाद हमको K कांस्टेंट कैसे मिलता है ये देखिए। मान लीजिए आप हमको पता चल गया, मान लीजिए ऑर्डर उसका 1 है, लेट्स सपोज कर लेते हैं लोग कि जो रेट है वह हमारा क्या है, a की घात में 1 है मान लीजिए, तो रेट बराबर K
ए मिलेगा। यदि आपका 2 आ रहा है 2 लिखेंगे, 1/2 आ रहा है 1/2 लिखेंगे। अब हम के कैसे निकालते हैं उसको हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से हमको के मिल जाएगा, के बराबर रेट बटा सांद्रता। ये कहाँ से आएगा, जैसे हम हमारा ग्राफ बना, यहाँ पर हम ग्राफ खींचे ए और रेट के बीच, तो हमको ग्राफ इस तरह से मिला। तो किसी भी एक समय, कोई भी समय इन दोनों वैल्यू को ले लेंगे, यहाँ पर रखा हुआ सांद्रता, यहाँ पर जो रेट है, कोई भी एक संगत वैल्यू, इस वाले और इस वाले के ले लो, इस वाले के ले लो, या इस वाले या लास्ट वाले यहाँ की संगत इस वाला, कोई भी एक रेट और उसकी संगत सांद्रता को यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी रेट आया रहेगा, यहाँ पर हमारा रेट मान लो R3 को लिए, और यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो भी रहेगा ए का मान R3 के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ पर A3 लिखे हैं, R3 की संगत A3 है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पर कुछ संख्यात्मक मान रहेगा, यहाँ पर कुछ संख्यात्मक मान रहेगा, ये हमारा K मिल जाता है। और उसके इकाई के साथ उसको हमको लिखना है, K की इकाई, जिस ऑर्डर का रहेगा उस ऑर्डर की इकाई हमको वहाँ पे रख देंगे। तो हमको रेट मिला, रेट मिलने के बाद K मिल गया, और उस K को मिल जाने के बाद फाइनल रेट ला भी आपको लिखना है। तो रेट ला, इस वाले में रेट बराबर यहाँ पर K का जो भी मान आया रहेगा, K का मान गुणित, यदि आपकी सांद्रता 1 है तो इसके घात में 1 लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा रेट। तो इस विधि से हम एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट का एनालाइज करते हैं। उसमें हम पहले ऑर्डर निकालते हैं, ओटी निर्धारण करते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट के दर स्थिरांक का मान निकालते हैं, फिर उसको रेट लॉ में पुट करके पूरा रेट नियम को, रेट लॉ को लिखते हैं इस तरह से। तो के का जो मान रहेगा यहाँ पर रखेंगे, और सांद्रता जो भी रहेगा या उसका मान जो भी रखेंगे घात में 1 रखेंगे। तो ये था ग्राफीय विधि, जो कि बहुत ही आसान विधि है, मज़ेदार विधि है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका दूसरा मेथड, जिसको कहते हैं इनिशियल रेट लॉ मेथड। प्रारंभिक दर नियम समीकरण से भी हम ऑर्डर निकालेंगे, कांस्टेंट के निकालेंगे और रेट लॉ लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।